दोस्तों, हमने बायोडायवर्सिटी के बारे में तो जान लिया वर्ल्ड लेवल पे किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी है, जिसमें हमने देखा कि इक्वेटर के 10 डिग्री नीचे और 10 डिग्री ऊपर बहुत ही अधिक बायोडायवर्सिटी पाया जाता है। क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सन रेज पड़ती है और वहीं सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए रेनफॉल होती है। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं इंडिया में बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इंडिया को किया गया है। वर्ल्ड में तो देख लिए किस प्रकार से रेगिस्तान फैले हुए हैं, वेस्टर्न साइड सभी कंट्रियों के वेस्टर्न साइड में ही देखा जाए तो एराइड रीजन्स हैं, सूखा प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो उस ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, इंडिया में देखा जाए इंडिया के वेस्ट में थार है। मंगोलिया में देखा जाए उसके वेस्ट में ही है गोभी, और चाइना गोभी बोलना चाहिए। और वहीं चिली देख लिया जाए साउथ अमेरिका में, तो वहाँ भी चिली जो है साउथ साइड में है। इसी प्रकार क्योंकि हमारा अर्थ का जो रोटेशन है वो भी ईस्ट टू वेस्ट है, और इसी रीजन से ही हमेशा वेस्टर्न साइड पे ही रेगिस्तान डेजर्टर प्लेस पाए जाते हैं, सूखा स्थान, क्योंकि ऐसे ही हमारा विंड का रोटेशंस है। तो आज हम देखेंगे बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इन इंडिया। इसे हम आसानी से 10 भागों में बांट सकते हैं। 10 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि ट्रोपोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजी और वेदर के हिसाब से इसे डिवाइड हम कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांस हिमालयन आप देख सकते हैं, जो मैं नंबर 1 लिखा हूँ वो ट्रांस हिमालयन रीजन है। सबसे टॉप लेवल, इंडिया की सबसे सर्वोच्च चोटी, जहाँ पर K2 स्थित है। K2 से लेके माउंट एवरेस्ट तक ये फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से शुरू होके नॉर्थ ईस्ट तक ये फैला हुआ है। वहीं अगर देखा जाए सेकंड नंबर पे तो हिमालयंस आते हैं, हिमालयंस रीजन्स आते हैं, जो कि कश्मीर वैली से होते हुए आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे डेजर्ट प्लेस, जो कि गुजरात और राजस्थान से अरावली हिल से होते हुए दिल्ली तक फैले हुए हैं। फोर्थ नंबर पे आता है सेमी एराइड, जो कि वहीं गुजरात के कच्छ के क्षेत्र और राजस्थान प्लेसेस के 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट्स पे फैले हुए हैं। पाँचवें नंबर पे देखें तो वेस्टर्न्स घाट हैं, जो इंडिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, और यहीं सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर भी रहता है, साथ में यहाँ रेनफॉल भी सबसे अधिक पाया जाता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ की जो घाटी प्रदेश है, एक साइड आपका कोस्टल रीजन्स है, एक तरफ प्लेट्यू रीजन्स है। यहाँ पर जो घाटियाँ हैं बहुत ही सर्वोच्च है वेजिटेशंस और एनिमल्स, फ्लोरा और फना के लिए। नेक्स्ट है 6 नंबर पे डेक्कन रेंज, जो कि प्रायद्वीपीय प्रदेश बोला जाता है, जो भारत के बीचों बीच स्थित है। यहाँ इस साइड से आपको इस साइड से देखा जाए, अगर वेस्ट साइड से तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, और कर्नाटका से घिरे हुए हैं। और इधर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और केरल से अटैच हैं। बीचों बीच प्रदेश को डेक्कन रेंज कहते हैं, जहाँ बायोडाइवर्सिटी यहाँ भी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है 7th नंबर पे गैंगेटिक प्लेट्स। गैंगेटिक रेंज मतलब गंगा के मैदानी क्षेत्र, जहाँ से गंगा नदी फ्लो होती है। ये आपको गंगोत्री उत्तराखंड से होते हुए आपका दिल्ली हो गया, और आपका उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रों में प्रभावित होते हुए बिहार और झारखंड से होते हुए आपको वेस्ट बंगाल में आप खाड़ी बनाती है, ब्रह्मपुत्र से मिलते हुए। तो इस रीजन्स में भी एक प्रकार से स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जिसे गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8th नंबर पे देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप जानते ही हैं, नॉर्थन साइड में 7 सिस्टर और 8 ब्रदर के नाम से जाना जाता है, जहाँ की सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय शामिल हैं। यहाँ भी एक स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, जहाँ अधिक रेनफोर्स के नाम से तो हम जानते ही हैं मेघालय में होती है, और मासिनराम में। और वहीं हम देख सकते हैं यहाँ सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। इंडिया में 2 प्लेस ऐसे हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी और हॉट पोस्ट सबसे अधिक पाया जाना डिक्लेयर्ड है, जो कि वेस्टर्न घाट है, और सेकंड में आता है हमारा ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट एरिया।
नेक्स्ट है आइलैंड की हम बात करें तो इंडिया के जो अरेबियन सी साइड्स में आइलैंड हैं लक्षद्वीप, और इधर बोलें आपका वेस्ट बंगाल के कॉर्नर साइड नीचे में देख सकते हैं हिंद महासागर से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि सैकड़ों द्वीपों से बने हुए हैं। आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बड़े आइलैंड्स हैं, इस प्रकार से काफ़ी आइलैंड जो कि इंडोनेशिया तक हमारे एरिया फैले हुए हैं। ये भी हिमालय रेंज का ही एक टुकड़ा माना जाता है, क्योंकि वो हिमालय टूटते हुए किसी प्राचीन काल में ये इस प्रकार का आइलैंड्स बने हुए हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं हम आइलैंड्स में भी सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटीज़ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर और रेनफॉल अच्छी मात्रा में होती है। नेक्स्ट है देख लेते हैं हम कोस्टल रीजन्स पे। कोस्टल रीजन्स मीन जितने भी समुद्री घाटी हो गए, कोस्टल एरियाज़ हो गए, यहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव्स और क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स ग्रुप के जीव पाए जाते हैं। यहाँ भी अच्छी खासी मात्रा में आपको बायोडाइवर्सिटी देखा जा सकता है, जो कि भुज गुजरात से शुरू होता है और आपका एंड होता है बंगाल की खाड़ी पे। पूरे कोस्टल रेंज इसी के अंतर्गत आते हैं। इधर समुद्र है और ऊपर में आपका कोस्टल रेंज है, और यही इसी कारण से यहाँ रेन फोर्स की मात्रा भी ठीक ठाक होती है, और बायोडाइवर्सिटी यहाँ स्पेसिफिक कोस्टल्स फ्लोरा एंड फौना यहाँ पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव ट्री इम्पोर्टेंस हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 10 भागों में भारत का जो कि बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। एक एक करके हम डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांस हिमालयन की अगर हम बात करें, ट्रांस हिमालयन रीजन जैसे कि मैंने बताया, एक्सप्लेन किया था, जो ग्रेट हिमालय से होकर पैरेलल होते हुए ईस्टर्न पार्ट में घिरा हुआ है। यहाँ वेरी लो वेजिटेशंस पाए जाते हैं, क्योंकि वेजिटेशंस लो पाना स्वाभाविक है। जैसे कि पोलर रीजन्स हो गए, पोलर रीजन्स में केवल आइस और ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। हाइट होने के कारण, अधिक हाइट होने, समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण ही यहाँ क्या बोलना चाहिए आपको, यहाँ कोल्ड रीजन्स होते हैं, बर्फीले मैदान होते हैं, बर्फीले हिली रीजन्स हैं, ट्रांस हिमालय जिसे कहा जाता है। यहाँ कोल्ड डिजर्ट पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ किसी भी प्रकार की वेजिटेशंस और फ्लोराफना, बहुत ही रेयर फ्लोराफना यहाँ पाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एनिमल्स में, तो यहाँ पर वाइल्ड गोट पाए जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ऊनी रेशा पाए जाते हैं, और गोट कम्युनिटी के ही बकरी पाए जाते हैं बोलना चाहिए। वाइट लेपर्ड पाया जाएगा। वाइट लेपर्ड इसलिए क्योंकि स्नोफॉल होने के कारण उनका जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण ही ये वाइट हो गए हैं। वाइट ही अब जनरेट होते हैं, वहाँ वाइट लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, सफ़ेद चीता। वहीं ब्लैक नेक माइग्रेशंस क्रेन पाए जाते हैं। एक ऐसा क्रेन मतलब सारस पक्षी हैं जो कि साइबेरिया से, या फिर देख सकते हैं यूरेशिया साइड से आते हैं, और इनके गले में एक प्रकार से ब्लैक कलर का बेल्ट होता है। ठीक है, ये माइग्रेन बर्ड होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड देख लेते हैं हिमालयंस रीजन्स। हिमालयंस रीजन्स में देख सकते हैं हम नॉर्थ हिली रेंज से शुरू होते हुए ये हमारे नागालैंड तक फैले हुए हैं। इनके चट्टानदार प्लेट्स होते हैं, इनमें चट्टानी होते हैं, क्योंकि गंगा नदी उतरती है। सभी एवरग्रीन वाले एवर फ्लो बोलना चाहिए, या एवरग्रीन रिवर्स हैं, वो पत्थरों को काटते हुए एक रॉकी प्लेट को काटते हुए नीचे आते हैं। तो ये पथरीली प्लेस एक रॉकी हिल्स बने हुए हैं, जितने भी हिमालयंस घाट्स हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन्स, और यहाँ कॉनिकल फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, चीड़ एट्सेट्रा। ब्रॉड लीफ वाले भी हम देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाएंगे। सी लेवल से इनका 6000 से 8000 जैसे आप देख रहे हैं, इतने ऊंचाई पर होने के कारण देवदार ट्री मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उडी में देखा जाए तो ओक एवं लॉरेल जैसे यहाँ पर वुड्स वाले ट्रीज पाए जाएंगे। एनिमल्स में भी देख सकते हैं तो रेड पांडा, जो कि अभी विलुप्त की कैटेगरी में आ गई है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो जारी करता है रेड डेटा लिस्ट, उसमें भी रेड पांडा शामिल है, जो कि इसी रीजन्स में पाया जाता था। अब बहुत ही रेयर केस में आपको देखने मिलेगा, या फिर वो विलुप्त ही कहा जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं हम इन डेंजरस स्थिति में हमारे देश के 150 वेजिटेशंस और 99 एनिमल्स अभी तक शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नंबर डेजर्ट रीजन।
डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र सभी देशों में बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर ग्रोथ, ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए ये सब इसके रीजन्स हैं। वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया देखा जाए मरुस्थल हाई टेम्परेचर्स और ड्राई रीजन्स हैं, जो कि विंड वेलोसिटी भी यहाँ सबसे अधिक होती है, इस कारण यहाँ लो ह्यूमिडिटी भी पाई जाती है। यहाँ का क्लाइमेटोलॉजी इस प्रकार है कि फ्लोरा और फना रेयर ही पाए जाते हैं। यहाँ कटीली झाड़ियाँ जैसे स्क्रब्जेस हैं और बोलना चाहिए केकाइस या आपका कैक्टस, इस टाइप के यहाँ पर ट्रीज और क्रैप्स पाए जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो जंगली गधे जो कि कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ की जो एरिया आपको बताया था, कच्छ का एक इम्पॉर्टेंस एनिमल्स होता है। वहीं हम बात करें तो चौसिंगिया, डेजर्ट कैट और फॉक्स भी इस डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर की बात करें तो सेमी एराइड एरिया है। सेमी एराइड एरिया नेक्स्ट सेमी एराइज एरिया में आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट इसमें शामिल हैं। कुछ वेस्टर्न्स घाट के मध्य के भाग भी इसमें शामिल हैं। अब देख सकते हैं लगभग राजस्थान के 20 to 21 डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं और डिज़र्ट फैलते ही जा रहे हैं। जैसे ये अरावली से होते हुए अब रायसेना के हिल्स दिल्ली तक एक्सपांड करते जा रहे हैं हमारा जो डिज़र्ट रीजन्स हैं। सेमी एराइड है, सूखा प्रदेश फैलते ही जा रहा है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। दिल्ली में अब तक यूपी की ओर भी ये फैलने लगी हैं। वेजिटेशंस की बात करें तो यहाँ स्क्रब्स, ग्रास और एशियन लायन जो कि हम जानते हैं गुजरात के गिर एरिया में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रेयर एनिमल्स हैं, वर्ल्ड लेवल पे रेयर एनिमल्स हैं, जो अभी 300 कुछ गुजरात गिर फॉरेस्ट रीजन, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स में और देखें तो कैमल हो गए, डंकी हो गई, फॉक्स हो गए और डॉग, एक डेजर्टिक डॉग पाए जाते। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं 5वें नंबर पे है वेस्टर्न घाट, जो कि एक कोस्टल एरिया से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और वहीं हिली रीजन और मिक्स प्लेट्यू से होकर गुजरती है। ये गुजरात के भड़ौच से लेके भड़ौच एरिया जहाँ पर से बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, वहाँ से होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका होते हुए केरल से आप नीचे और जाएंगे तो ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेशंस की हम बात करें तो वेजिटेशंस में आपको रबर, मोहोगनी और बनाना, एबोनी, इस टाइप से आपको और भी अनेक प्रकार से इम्पॉर्टेंस आपको क्या मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे और वेजिटेशंस मिलेंगे। अगर हम फौना की बात करें तो यहाँ नीलगिरी ताहार जो कि बकरी के समान होता है, काफ़ी हाइटेड होता है, बोलना चाहिए एक बछड़ा के समान होता है ये, जबकि ये वेजिटेशंस वाले जीव होते हैं, नीलगिरी ताहार बोलते हैं जिन्हें। और वहीं उड़न गिलहरी भी यहाँ पाया जाता है। लायन टेल वाले मंकी आप सभी जानते हैं, लायन टेल वाले काफ़ी गुच्छेदार उसके टेल होता है जो कि लायन के समान दिखते हैं और फेस भी उसका लायन के समान होता है, जो कि अधिकतर साउथ अफ्रीका के सवाना फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6वें नंबर पे हम डेक्कन रीजन्स मीन्स बीचों बीच जो एरिया है इंडिया के, महाराष्ट्र हो गया, इधर ऊपर साइड एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गए और केरल और तमिलनाडु के जो एरिया हो गए और आंध्र प्रदेश के बीच में डेक्कन प्लेस शामिल है। डेक्कन रीजन्स में ये एक मानसून रीजन है, यहाँ पतझड़ वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि आपको पता ही है। इस रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे अधिकतर नील गाय जो कि हाइट वाले होते हैं, बड़े जीव मिलते हैं और इनका जो कि लार्ज सेफ होता है, बोलना चाहिए। एवरग्रीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग ये एवरग्रीन एरिया से ही रिलेटेड होते हैं क्योंकि ये पतझड़ वाले होते हैं एक रीजन्स में, इसलिए यहाँ शाकाहारी जीव सबसे अधिक पाए जाते हैं, जैसे नीलगिरी ताहार हो गए, बेफेलो हो गया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा गैंगेटिक प्लेन एरिया है। गैंगेटिक प्लेन एरिया जो कि अरावली से स्टार्ट होके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तक फैला हुआ है। इट इज़ द इंटीग्रेटेड फॉर द फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है क्योंकि गंगा नदी यहीं से ही फ्लो होती है और जितने भी आप जानते ही हैं बांगर, खादर, पुराने जलोढ़ जो कि बोलना चाहिए ओलवई,
सॉइल है वो सब यहाँ कंपोजिट करते हैं, इसलिए ये सबसे अधिक हमारा फर्टाइल लैंड, इंडिया की सबसे अधिक फर्टाइल लैंड और फॉरेस्ट्री लैंड में गिना जाता है। जैसे कि पंजाब साइड हम देखते हैं सतलज नदी, सिंधु रिवर जो है उन लोग फर्टाइल बनाते हैं, उसी प्रकार इस एरिया, बहुत बड़े एरिया को गंगा नदी हमारा फर्टाइल बनाती है। यहाँ देखा जाए अगर क्रॉप्स की बात करें तो राइस, शुगर कैन, वीट्स, ये सब यहाँ अच्छे अच्छे वेजिटेशन मिलते हैं और इस एरिया के सभी स्टेट्स हैं वो नंबर 1 हैं इनके पैदावार में, इनके प्रोडक्शंस में बहुत ही इनका नंबर 1 ही देखा गया है अभी तक जितने भी डेटा आए हैं। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो यहाँ कुछ लेस फॉरेस्ट पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशंस का डेंसिटी भी जोरों शोर पे रहेगी, क्योंकि फर्टाइल एरिया है, लोगों का बसना चाहेंगे और यहाँ प्रोग्रेस करना चाहेंगे। उसी प्रकार देखा जाए एनिमल की हम बात करें तो यहाँ एनिमल्स में शाकाहारी जीव ही पाए जाएंगे, गाय, बकरी इस टाइप के हो गए, क्योंकि यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे अधिक होते हैं। तो किसी प्रकार का यहाँ बड़े जीवों को फॉरेस्ट, बड़े जीव जैसे कि लॉयन एटसेट्रा इस टाइप के जीवों का बसेरा तो नहीं पाया जाएगा और फॉरेस्ट रीजन भी कम है। अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है 8 नंबर पे हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में मैंने बताया ही था, ये 7 सिस्टर 8 ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे नॉर्थन पास्ट में है। यहाँ फॉरेस्ट की अच्छी डेंसिटी देखी जा सकती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ की अगर वेजिटेशंस की बात करें, ये बायोडाइवर्सिटी रीजन्स में भी आते हैं टॉप क्लास में। और यहाँ के अगर वेजिटेशंस की हम बात करें तो ऑर्किड, बम्बूस, फर्न्स, बनाना, मैंगो एटसेट्रा, लेमन, ब्लैक पेपर्स, मसालेदार सब्जियाँ, स्पेसिस की यहाँ पैदावार अधिक होती हैं। वहीं अगर होम्योपैथिक क्रॉपिंग की बात करें वो भी इस एरिया में, हिमाचल, आपका सिक्किम हो गया, गुवाहाटी हो गया, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ सबसे अधिक पैदावार होती है। वहीं एनिमल्स की बात करें तो मोस्टली रेप्टाइल और एंटीलोप, हैना, एक सिंग वाले गैंडा, एलिफेंट, कांजीरंगा हो गए, ये असम्स के नेशनल पार्क्स हो गए, यहाँ अधिक मात्रा में इस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर पे हम देख लेते हैं आइलैंड रीजन्स। आइलैंड रीजन्स मीन्स होता है द्वीप समूह, जो कि अरेबियन सी के साइड लक्षद्वीप समूह देख सकते हैं और भी छोटे छोटे वहाँ की आइलैंड्स हैं। वहीं अगर अरेबियन बंगाल साइड देखा जाए तो बंगाल के नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और बहुत से वहाँ भी छोटे छोटे द्वीप्स हैं जो कि इंडोनेशिया, बर्मा तक फैला हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये भी बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं इक्वेटर के पास ही है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, वहीं नीचे पे है 10 डिग्री चैनल, वहीं से जस्ट ऊपर में ये आइलैंड्स हैं। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे अधिक ना बोलूँ क्योंकि भारत में तो सबसे अधिक मौसम मेघालय में होती है, लेकिन यहाँ अच्छी मात्रा में रेनफॉल होती है और यहाँ टेम्परेचर भी अच्छी होती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ही अच्छी होती है आइलैंड रीजन्स में। यहाँ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया। वेटलैंड एरिया भी मोस्टली यहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट भी यहाँ पाए जाएंगे। एनिमल्स की बात करें क्रोकोडाइल, रेप्टाइल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ जो कि फैले हुए हैं गुजरात के भड़ौत से लेते हुए वेस्ट बंगाल की खाड़ी सुंदरवन फॉरेस्ट तक, सुंदरवन नेशनल पार्क बोल रहे हैं ये, सुंदरवन फॉरेस्ट तक ये फैले हुए हैं। यहाँ के इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 6500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यहाँ डेल्टा, मोहाना, एस्चुरीज बनाते हुए सभी प्लेसेस हैं। इसमें अगर देखा जाए तो गैंगोटिक प्लेट्स जो आती हुई है, जो कि प्लेन जो मैदान बनाते हुए एक फ्लो होती है, वो लास्ट में आके आपको एक डेल्टा बनाएगी, सुंदरवन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल की एक बहुत बड़ी एरिया के लिए कंपोजिशंस लाती है। ब्रह्मपुत्र, महानदी हो गए, महानदी बेसिन्स, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का बेसिन्स हो गए। आपका ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं, नॉर्थन पार्ट्स में, ईस्टर्न पार्ट के जस्ट ऊपर में देखते हुए आप नीचे तक आ सकते हैं, जो कि साउथ पार्ट तक। ठीक है, नॉर्थ से होते हुए आप साउथ में आ सकते हैं। तो यहाँ आप देखें जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी बेसिन हो गया, गोदावरी बेसिन हो गया, उसके बाद देख सकते हैं कृष्णा हो गया, कृष्णा गोदावरी का बेसिन हो गया, ये बेसिन बनाते हैं और नीचे में कन्याकुमारी। उसी प्रकार से अगर हम वेस्ट साइड में देखा जाए तो वेस्ट साइड में लुनी हो गया, नर्मदा हो गया, मांडवी हो गया गोवा से होते हुए, और एटसेट्रा और भी यहाँ नदी हैं जो कि आपका वेस्टर्न घाट को सींचती है बोलना चाहिए। यहीं अगर बात करें तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चेन्नई, ये सब भी एरिया एक प्रकार से साइड में कोस्टल रीजन्स हैं जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट
और बर्ड एरिया माइग्रेशन बर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ भी माइग्रेट करके स्पेसिफिक बर्ड्स लोग आते हैं। अगर यहाँ हम फौना की बात करें, फौना मतलब कि होना चाहिए एनिमल्स, तो यहाँ रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, इस प्रकार के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम टोटल 10 पार्ट्स देख लिए। टोटल 10 पार्ट्स ट्रांस हिमालयन, हिमालय, डिजर्ट रीजन्स हो गया, सेमी एराइड रीजन्स हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, डेक्कन रेंज हो गया, गैंगेटिक प्लेन हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडियन प्लेट्स हो गया, प्लेन हो गए, और वहीं अगर बात करें आइलैंड्स हो गए, और कोस्टल रीजन्स भी हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस डेटा की बात करें तो इंडिया में मेगा डाइवर्सिटीज़ वाले कंट्री मानी जाती है। इंडिया जो है बहुत ही यहाँ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, आपने तो देख ही लिया है। तो यहाँ अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो ये लगभग आपको 15,000 से अबव जो कि स्पेसिफिक फ्लावरिंग प्लांट्स की जाति मिलेगी। टेरिफाइटा की बात करें तो यहाँ 600 से अधिक यहाँ टेरिफाइडा पाए जाते हैं। बायोफ्राइडा की बात करें तो 27,000 लगभग बायोफ्राइडा पाए जाएंगे। लाइकेंस की बात करें जो कि कई के नाम से जाना जाता है, कई बार पत्थरों में, और लाइकेंस जहाँ नहीं होते हैं वहाँ पर बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, लाइकेंस कई ही बोला जा सकता है, एल्गी टाइप का है। तो ये 600 प्रजाति पाए जाते हैं। ओनली एल्गी की बात करें तो ये 5,000 है, और वहीं अगर हम फंगाई की बात करें इंडिया में तो ये 20,000 से अधिक प्रजाति पाई गई है, खोजी गई है। ठीक है, अगर हम वहीं फौना की बात करें इंडिया में, फौना जो कि इस एनिमल्स की प्रजातियों की बात करें तो मेमल्स जो हैं 350 हैं, 350। वहीं अगर इंसेक्ट की बात करें तो 67,000 हैं, और मोलास्का की बात करें जैसे कि घोंगी, घोंगा, शंख हो गए, इस टाइप के जीवों की बात करें तो ये 4,000 लगभग हैं। अन्य अवेरबेट्रेट बोलना चाहिए आकशेरुकी जीवकों की बात करें तो ये 2,000 लगभग आपको इंडिया में मिलेंगे। फिशेस की बात करें, मछलियों की बात करें तो 2,000 से ज़्यादा प्रजाति की इंडिया में खोजी गई है। वहीं हम बर्ड्स की बात करें तो 1,200 से 1,500 तक यहाँ बर्ड्स की स्पेसीज ढूंढ ली गई है। सरीसृप रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पर 425 से अबोव रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जिनका साइंटिफिक तरीके से खोजा जा चुका है, सर्च हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें एम्फीबियन की बात करें जो कि जल थल दोनों में पाए जाते हैं, वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं और ये लैंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं, उस टाइप के जीव लगभग 150 से अबव हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी इंडिया में बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि हॉट स्पॉट एरिया वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे किस प्रकार से है। थैंक यू।